सभी छात्रों का आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। एक फिजिक्स प्रोफेसर के नाते एक छोटी सी गुजारिश है। अगर ये मास्टर क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस यानी स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। ये एक बेहतरीन मास्टर क्लास होने वाली है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम पोटेंशियल एनर्जी के बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, पॉइंट चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस और डाइपोल्स को समझेंगे और फिर सीधे कैपेसिटर्स, डाइइलेक्ट्रिक्स के प्रभाव और स्टोर्ड एनर्जी तक जाएंगे। ये पूरा सफ़र बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो आइए पहले बिल्डिंग ब्लॉक यानी स्थितिज ऊर्जा और विभव से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आखिर एनर्जी स्टोर कैसे होती है। इसे बिल्कुल ऐसे समझा जा सकता है जैसे हम किसी गेंद को ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर उठा रहे हों, है ना? जब किसी टेस्ट चार्ज को एक संरक्षित इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाया जाता है तो स्वाभाविक रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण के खिलाफ काम करना पड़ता है। और मजे की बात क्या है, ये जो बाहरी काम या एक्सटर्नल वर्क किया गया है वो कहीं गायब नहीं होता, बल्कि ये सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में पूरी तरह स्टोर हो जाता है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे अहम हिस्सा है विभव यानी पोटेंशियल। आसान भाषा में कहें तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क ही पोटेंशियल है। इसका फॉर्मूला V=W/Q फिजिक्स के हर स्टूडेंट को फिंगर टिप्स पर याद होना चाहिए। और हाँ, याद रहे ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई झंझट नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्पेसिफिक पॉइंट चार्जेस पर फोकस करते हैं। देखते हैं कि ये सब मैथमेटिकली कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का ये अंतर समझना बेहद जरूरी है। दूरी यानी R बढ़ने के साथ पोटेंशियल 1/R के हिसाब से धीरे धीरे कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 1/R² के इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और बहुत तेजी से नीचे गिरता है। एक फिजिक्स स्टूडेंट के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि फील्ड की इंटेंसिटी दूरी के साथ कितनी तेजी से गायब हो जाती है। अब जरा सोचिए, जब दो एक जैसे चार्जेस को पास लाया जाता है तो क्या होता है? ये बिल्कुल एक स्प्रिंग को दबाने जैसा है। रिपल्शन के कारण एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, जहां U 0 से बड़ा होता है। लेकिन अगर चार्जेस ऑपोजिट हों तो वो नेचुरली एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं। इस अट्रैक्शन की वजह से सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है और पोटेंशियल एनर्जी 0 से नीचे यानी नेगेटिव में चली जाती है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, जहां समविभव पृष्ठ और द्विध्रुव की बात होगी। मतलब जब इलेक्ट्रिकल लैंडस्केप बिल्कुल फ्लैट हो तब क्या होता है? इक्विपोटेंशियल का मतलब भी है समान विभव। इन सतहों पर हर जगह पोटेंशियल बिल्कुल एक जैसा रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी चार्ज को यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क एकदम 0 होगा, कोई मेहनत नहीं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इन सतहों के 90 डिग्री पर यानी परपेंडिकुलर होता है। और सबसे खास बात, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते। अगर ऐसा हुआ तो एक ही कटान बिंदु पर पोटेंशियल की दो वैल्यूज होंगी, जो साइंटिफिकली पूरी तरह से नामुमकिन है। अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल को ही ले लीजिए। ये पूरी तरह से एंगल थीटा पर डिपेंड करता है। विषुवतीय रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन पर यह सीधा 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां cos 90 डिग्री की वैल्यू ठीक 0 होती है। यह खूबसूरती से साबित करता है कि डाइपोल के ठीक बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का असर एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देता है। चलिए अब इन थ्योरीज को असल दुनिया की डिवाइसेस पर लागू करते हैं। हमारे अगले टॉपिक में हम संधारित्र यानी कैपेसिटर्स और उनकी कैपेसिटेंस को समझेंगे। कैपेसिटेंस को समझने के लिए 5 लीटर की बाल्टी का बेहतरीन उदाहरण लिया जा सकता है। बाल्टी में 2 लीटर पानी हो या वो पूरी तरह खाली हो, उसकी क्षमता हमेशा 5 लीटर ही रहेगी। बिल्कुल इसी तरह कैपेसिटेंस किसी भी डिवाइस की चार्ज होल्ड करने की मैक्सिमम लिमिट है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि डिवाइस के अंदर अभी कितना चार्ज है। इसे फैरेड में नापा जाता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का ये फॉर्मूला इंजीनियरिंग का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। C=ε0 A/d। अगर प्लेट का एरिया A बढ़ा दिया जाए या उनके बीच का गैप D कम कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस सीधा बढ़ जाती है। मतलब प्लेटें जितनी बड़ी और जितनी पास होंगी वे उतना ही ज्यादा चार्ज सुरक्षित रूप से स्टोर कर पाएंगी।
जटिल सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच का ये अंतर समझना एक बहुत बड़ा चेक पॉइंट है। जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज सेम रहता है और उनकी कुल कैपेसिटेंस सीधे तौर पर जुड़कर बढ़ जाती है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जहां चार्ज सेम होता है, टोटल कैपेसिटेंस घट जाती है। ध्यान रहे, ये रेजिस्टर्स के काम करने के तरीके से बिल्कुल उल्टा है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब कैपेसिटर प्लेट्स के बीच एक पराविद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला जाता है तो क्या कमाल होता है। जैसे ही प्लेट्स के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जाता है, वो तुरंत पोलराइज हो जाता है। ये अंदर ही अंदर एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जो बाहर वाली फील्ड का भारी विरोध करती है और उसे कमजोर कर देती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? कैपेसिटेंस जादुई रूप से के फैक्टर से बढ़ जाती है, यानी डिवाइस का साइज बढ़ाए बिना उसकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन प्रकृति में हर मटेरियल के बर्दाश्त करने की एक हद होती है, जिसे हम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो मटेरियल के अंदर के एटम्स खिंचने लगते हैं, और अगर ये प्रेशर न रुके तो मटेरियल भयंकर रूप से फेल हो जाता है और ब्रेकडाउन कर जाता है। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं से छिटक कर बाहर आ जाते हैं। हवा के लिए भी ये लिमिट लगभग 30 लाख वोल्ट प्रति मीटर है, जिसके बाद हवा में भी बिजली दौड़ने लगती है। और अंत में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इन कैपेसिटर्स के अंदर हमने असल में कितनी पावर ट्रैप कर ली है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा ट्रिकी सवाल यहीं से आते हैं। इन 3 फॉर्मूलों में से सही का चुनाव करना ही सारा खेल है। अगर कैपेसिटर बैटरी से लगातार जुड़ा है तो V यानी वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, तब हाफ CV² का इस्तेमाल करना बेस्ट है। लेकिन अगर बैटरी हटा ली गई है तो Q यानी चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। ऐसे में Q²/2C काम आएगा। इस छोटी सी समझ से बड़े बड़े सवाल आसानी से हल हो सकते हैं। क्या किसी को पता है कि 1 फैरेड असल में कितना बड़ा होता है? ये इतनी विशाल यूनिट है कि हमारी रोजमर्रा की इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ माइक्रो या पिको फैरेड का ही इस्तेमाल होता है। अगर हमें 1 फैरेड का कैपेसिटर बनाना हो और प्लेट्स के बीच नॉर्मल दूरी रखी जाए तो उन प्लेटों का क्षेत्रफल कई मीलों तक लंबा होना चाहिए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्रह्मांडीय पैमाने पर ये यूनिट कितनी विशाल है। जैसे जैसे आज का ये एक्सप्लेनर समाप्त हो रहा है, एक बहुत ही गहरा सवाल उभरकर सामने आता है। अगर हम इन मटेरियल्स को उनके ब्रेकडाउन पॉइंट से भी आगे पुश करते रहें तो भौतिक ब्रह्मांड की असली लिमिट्स क्या होंगी? जब कोई पदार्थ टूटता है तो एनर्जी का कौन सा नया रूप सामने आता है? ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। सीखने का ये सफर और सवालों की ये खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए।